हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारा टारगेट जो है वो डिफरेंट नेटवर्क पे हो, यानी कि अभी तक हमने जितना भी कुछ करा वो सब सेम नेटवर्क पे करा, जो टारगेट था वो भी सेम नेटवर्क पे था, जो अटैकर था वो भी सेम नेटवर्क पे था, लेकिन काफी लोगों ने बोला कि अगर जो टारगेट है वो दूसरे नेटवर्क पे हो या वो इंटरनेट के थ्रू हमारे से कनेक्टेड हो, हम कैसे उस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैसे हम एक पेलोड से रिवर्स कनेक्शन ले सकते हैं अगर हम दूसरे नेटवर्क पे हो। तो इस वीडियो में पूरी उसी से रिलेटेड बात रहेगी कि कैसे अगर टारगेट और अटैकर दो अलग अलग नेटवर्क पे है तो हम कैसे उसको हैक कर सकते हैं, ठीक है, इससे पूरी रिलेटेड बात रहेगी। तो चलते सीधे स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाली जो वीडियो है पोर्ट फॉरवर्डिंग और टनलिंग की, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं रिलेटेड है सिर्फ पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। ये एक्सप्लॉयटेशन में भी हमारी मदद कर सकती थी, ये पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में भी हमारी मदद कर सकती, लेकिन ये हमने पहले नहीं बनाई तो मैंने सोचा अब इसको ले आते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, पोर्ट फॉरवर्डिंग, एसएसएच टनलिंग और टीसीपी टनलिंग, ये तीनों चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, और एज वेल एज थ्योरी जैसे मैं समझाता हूँ वो भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं तीनों चीजें है क्या, कैसे काम करती है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या नुकसान है, सब कुछ पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा देके टाइम, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तीनों चीजों को लेके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे, प्रैक्टिकली तीनों को देखेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते सबसे पहले हम समझते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पे दो सिस्टम है, ठीक है, एक है अटैकर, एक टारगेट, जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नेटवर्क पे है, ये आपस में कहीं से कहीं तक कनेक्टेड नहीं है, चाहे इंटरनेट के थ्रू है कैसे भी है, लेकिन ये अलग अलग नेटवर्क में है, ये एक नेटवर्क के अंदर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या है, नाम ही आपको बता रहा है कि हम एक पोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, हमारा जो नेटवर्क है उसका एक्सटर्नल पॉइंट देखते हैं कि हम किससे इंटरनेट से कनेक्टेड है। मान लो किसी के घर में राउटर लगा है ना, तो हमारा जो मोबाइल है वो राउटर से कनेक्टेड होगा हमारे घर के, ठीक है, और उसके बाद राउटर ने हमारे को इंटरनेट से कनेक्टेड कर रखा है, तो हमारा जो पोर्ट ओपन करेंगे हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग में वो राउटर का करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे को जिसने भी इंटरनेट से कनेक्ट करा हुआ है हम उसका पोर्ट ओपन करते हैं। अब जिनके घर में राउटर नहीं होगा, मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट का कनेक्टेड है, लैपटॉप मोबाइल हॉटस्पॉट से, तो आपका एक्सटर्नल डिवाइस क्या है जिससे आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो आपका मोबाइल है ना। तो जिन लोगों का वो मोबाइल है उनको मोबाइल पे पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है, वो एक्सटर्नल एंड पॉइंट क्या है आपके नेटवर्क का जिससे आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, उसका पोर्ट आपको फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है। वो पोर्ट क्या है, वो एक दरवाजा है जिससे लोग अंदर आ सकते हैं, तो आपको एक दरवाजा खोलना पड़ता है अपने नेटवर्क के लिए, ठीक है, एक दरवाजा आपको खोलना पड़ता है जिससे जो हम पे रिवर्स कनेक्शन आएगा वो रिवर्स कनेक्शन हमारे नेटवर्क के अंदर घुस पाए, हमारे लैपटॉप तक पहुंच पाए। तो हमारे को अपने नेटवर्क के अंदर एक दरवाजा खोलना पड़ता है जिसे हम कहते हैं पोर्ट, कह सकते हो आप टेक्निकल टर्म में, हम एक पोर्ट खोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का, यानी कि हम एक पोर्ट खोलते हैं अपने नेटवर्क के एंड पॉइंट पे, और वो नेटवर्क का एंड पॉइंट पे हम बता देते हैं। तो मान लो मैंने अपने राउटर में एक पोर्ट खोला, ठीक है, तो वहां पे रिवर्स कनेक्शन आया, अब वो राउटर ने एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि हमने पोर्ट खोला हुआ था। अब राउटर को कैसे पता हो कहां भेजना है अंदर, क्योंकि अंदर तो काफी सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, आपका लैपटॉप कनेक्ट होगा, आपका मोबाइल कनेक्ट होगा, आपका प्रिंटर भी कनेक्ट होगा, तो उसको कैसे पता है कि रिवर्स कनेक्शन को आगे कहां फॉरवर्ड करना है अपने नेटवर्क के अंदर। तो आपको वो भी बताना पड़ता है उसके अंदर कि मेरे को मेरे लैपटॉप पे भेजो, और लैपटॉप के मेरे इस पोर्ट नंबर पे भी आप बता सकते हो कि इस वाले पोर्ट नंबर पे भेजो, मैं लैपटॉप में इस पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा हूं, तो आप पे अगर राउटर पे कोई कनेक्शन आ रहा है इस पोर्ट पे तो आप मेरे पे भेज दो, उसे मेरे पे फॉरवर्ड कर दो। ये होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या है, यहाँ पे ये एनक्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम पे कनेक्शन आ रहा है, वो हमसे कनेक्टेड हो रहा है, कहीं से कहीं तक कोई एनक्रिप्शन प्रोवाइड यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेफ नहीं है, क्योंकि हम पोर्ट फॉरवर्डिंग एज साइबर सिक्योरिटी हम लोग, मतलब अगर आप प्रोग्रामर या टेक्निकल लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं है आप कुछ मलिशियस काम कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं हम लोग साइबर सिक्योरिटी में, तो हमारा जो मेन पर्पस या मेनली जो हम करते हैं मोस्टली वो मलिशियस पर्पस, पेलोड से रिवर्स कनेक्शन लेना है, तो वो सारा काम मलिशियस काम है और वो एनक्रिप्टेड नहीं होगा, तो हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने दरवाजा तो खोल दिया, अब वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी आईपी को चाहते हो वो अंदर आए। अगर आपने एक दरवाजा खोल के छोड़ दिया तो कोई भी अंदर आ सकता है। आपने सोचा था कनेक्शन आएगा रिवर्स कनेक्शन जिसको मैंने हैक करा हुआ है, लेकिन एक अटैकर आया, उसने देखा भाई इसका तो दरवाजा खुला हुआ है, मैं ही घुस जाता हूं उस रास्ते से, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पे सेफ नहीं कहलाती, इसीलिए पोर्ट फॉरवर्डिंग एक लास्ट ऑप्शन रखा करो जब कुछ ना मिले, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड नहीं है, कोई भी आपके नेटवर्क के अंदर घुस सकता है। आप एक उसे पोर्ट ओपन दे रहे हो किसी को भी, आप यहां से घुस जाओ हमारे नेटवर्क के अंदर, वो नेटवर्क के अंदर आके कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सेफ नहीं है। उसके बाद हमारे पे सेकंड कॉन्सेप्ट आता है एसएसएच टनलिंग। तो जो एसएसएच टनलिंग का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली ये होता है कि देखो हम जैसे एसएसएच करते हैं नॉर्मल सामने वाले कंप्यूटर में,
है ना। तो जैसे हम SSH करते हैं वहां पे हम एक एडिशनल फीचर ऐड कर देते हैं, हम उसे कहते हैं कि हम SSH कर रहे हैं, हम शेल ले रहे हैं तेरे से, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उसे कोई भी पोर्ट बोलोगे, आप टारगेट का कोई एक पोर्ट बताओगे, आपने बोल दिया पोर्ट 80, उसका जो पोर्ट 80 होगा वो आपने जो पोर्ट नंबर दिया होगा, आपने जो भी पोर्ट नंबर अपना स्पेसिफाई करा होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि उसके पोर्ट नंबर पे जो भी हो रहा होगा, उसके पोर्ट नंबर 80 पे जो भी हो रहा होगा, वो जो आपने पोर्ट नंबर दिया होगा वो आपके कंप्यूटर में भी दिखाई देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने उसकी एक वेबसाइट रन कर रही थी, ठीक है, उसकी एक वेबसाइट रन कर रही थी, तो आपने कहा कि मैं SSH से इससे कनेक्ट होता हूं और एक टनल बना लेता हूं, रिमोट टनल कहते हैं, ठीक है, रिमोट टनल बना लेता हूं। और मैं, आपने क्या करा, उसका जो पोर्ट 80 था जिस पे वेबसाइट चल रही थी, आपने कहा कि उसका पोर्ट 80 मेरे 70 से कनेक्ट हो जाए। तो अब क्या होगा, जब आप अपना पोर्ट 70 खोलोगे तो जो भी उसके पोर्ट 80 पे हो रहा होगा वो आपके पोर्ट 70 के अंदर दिखाई देगा। आपका जो लोकल होस्ट होगा 127, उस पे सिर्फ आपको अपने लैपटॉप का दिखता है ना 127 पे, लेकिन अगर आप 127.0.0.1 पे 70 पोर्ट नंबर खोलोगे तो आप उसके 80 पोर्ट नंबर से कनेक्टेड होगे, जो भी उसके 80 पोर्ट नंबर पे हो रहा होगा वो आपके 70 पोर्ट नंबर पे भी दिखाया जाएगा। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो उसके पोर्ट को अपने पोर्ट से, ठीक है। तो ये होता है SSH टनलिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फायदा क्या है, SSH जो है वो एनक्रिप्टेड है, ठीक है, तो हमारे पे सीधी सी बात है एनक्रिप्शन प्रोवाइड हो चुका है, तो हमारा एक बेनिफिट तो हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान है, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है, आपको देखो SSH करना है, सामने वाले में मैंने जैसे बोला SSH तो जरूरी है ना, मेन SSH है, तो SSH के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वहां पे यूजर नेम, पासवर्ड या फिर प्राइवेट की वगैरह, मतलब लॉगिन करना होना चाहिए, है ना। आपने मान लो मेटरपेटर से रिवर्स कनेक्शन ले लिया सामने वाले पे, लेकिन फिर भी आप SSH टनल नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आप उसमें की ऐड करोगे अपनी, ठीक है, या तो आप SSH की कीज ऐड करोगे, और अगर आप वो नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपको उसका पासवर्ड चाहिए SSH में लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट हो जाती है कि सामने वाले पे SSH का सर्वर रन करवाओ, क्योंकि आप क्लाइंट हो, आप उससे कनेक्ट हो गए, है ना, आप उससे SSH करोगे उसके कंप्यूटर में, तो उस पे SSH का सर्वर रन हो रहा होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, अगर आप उससे कनेक्ट होना चाह रहे हो तो आपके पास उसके क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, तभी तो आप उससे कनेक्ट हो पाओगे SSH के थ्रू। तो यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट होती है, सामने वाले में SSH सर्वर है जो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, जो कि काफी कम होता है, जो कि एक नॉर्मल यूजर के लिए काफी कम होता है, कंपनीज में तो काफी होता है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर हम लोगों के लिए वो कम होता है। अगर आप किसी दोस्त के पीसी पे जा रहे हो तो उसमें तो ऐसा नहीं है ना SSH का सर्वर जो है इंस्टॉल होगा, वो रन हो रहा होगा, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो आपने अगर वनरेबिलिटी के थ्रू अंदर गए हो, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट के थ्रू रिवर्स कनेक्शन लिया है, तो आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि SSH करने के लिए तो क्रेडेंशियल्स चाहिए ना, तो यहाँ पे आप स्टक हो जाते हो इस पॉइंट पे। अब आता है हमारे पे थर्ड चीज, वो है TCP टनल। अब TCP टनल हम लोग करते हैं यहाँ पे मेनली ngrok की मदद से, आप अलग से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा ngrok की मदद से, क्योंकि ये काफी इजी है, ngrok काफी स्टेबल है, काफी पॉपुलर है, ठीक है, तो ngrok की हम मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। ngrok का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, ngrok जैसे टनल बनती है ना SSH की सीधी बिल्कुल हमारे अटैकर से टारगेट के बीच में, तो ngrok का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। ngrok ने क्या करा, आप अगर ngrok के सर्वर से कनेक्ट होते हो, ठीक है, आप ngrok के सर्वर से कनेक्ट हो गए, और आप टारगेट को क्या बोलते हो कि तू भी ngrok के सर्वर से कनेक्ट हो जा। अब ngrok क्या करता है, बीच में हम दोनों को मिला देता है, एक टनल बना देता है, तो अब हम डायरेक्ट ngrok के थ्रू टारगेट से कनेक्टेड है। ऐसे काम करता है ngrok का फायदा क्या है, यहाँ पे ये भी एनक्रिप्टेड है, तो हमारे को ये बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है, देखो ngrok फ्री है, ठीक है, ngrok फ्री है, लेकिन इसका पेड वर्जन भी है। जब इसका पेड वर्जन है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस रखी होंगी, तभी लोग पेड वर्जन खरीदेंगे। तो अगर आपको फुल बेनिफिट लेना है ngrok का, आपको फुल अच्छे से यूज करना है, तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैंने आज तक नहीं लिया, बहुत यूज करा है ngrok को, फ्री वर्जन एकदम परफेक्ट चलता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप ngrok का भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो TCP टनल बनाए, तो ये काफी आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता कि सामने वाले में SSH इंस्टॉल हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, ठीक है, या फिर आपको कोई अपना राउटर से पोर्ट वगैरह नहीं खोलना पड़ेगा, या फिर और जो कनेक्शन है वो एनक्रिप्टेड है, तो हर तरह से आप ngrok से जो है बच जाते हो, तो इसलिए यहाँ पे टेंशन नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ पे एक दिक्कत ये मुझे जो लगती है कि सारा हमारा जो डाटा है वो ngrok के सर्वर से होके जा रहा है। अगर जिसको हमारे को फॉरेंसिक्स करना होगा, अथॉरिटीज को, तो उनके पास परमिशन होगी, वो ngrok से जाके मांग सकते कि हम आपके ngrok से एक कनेक्शन बना था, इस टाइम पे हमारे को इसकी पूरी रिपोर्ट दो कि किसने बनाया था और किस कब बना था, कनेक्शन कहाँ से कनेक्शन आया था, तो वो हो सकता है काम, ठीक है। तो एज फॉर ब्लैक हैट पर्पसेस तो हम इसे बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन सर्वर पे जा रही है और वो सर्वर से निकलवा सकते हैं अथॉरिटीज,
तो इसलिए यहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एज पेन टेस्टर, रेड टीमर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पे कंपनी की परमिशन है, तो कंपनी कभी भी एनजीओ के पास नहीं जाएगी या पुलिस केस नहीं करेगी, तो हमारे को डरने की बात नहीं है। आती है यहाँ पे बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल करते सबसे पहले स्टार्ट एसएसएच टनलिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एसएसएच करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल से जैसे एसएसएच टनलिंग करते हैं, उसके लिए आपको देना पड़ता है रिमोट। रिमोट क्यों दे रहे हैं कि हमारे को जो सामने वाला, जो हमारे जिसको हैक कर रहा है, जो रिमोट टारगेट है, उसका पोर्ट अपने पे लाना है। इसी का अपोजिट होता है एल। एल में क्या होता है कि अपना पोर्ट सामने वाले के कंप्यूटर पे दिखाना, यानी कि वो मेरा पोर्ट जो है वो देख पाए, ठीक है। तो ये इसका उल्टा होता है, लेकिन हमारे को सामने वाले का पोर्ट देखना है, ठीक है, हमारे को सामने वाले का पोर्ट खोलना है, हमारे को अपना नहीं खोलना। तो यहाँ पे हम देंगे रिमोट। उसके बाद देना पड़ता है कि आपको अपना कौन सा पोर्ट पे सुनना है, ठीक है, आपको अपने कौन से पोर्ट पे चाहिए, जो सामने वाले का पोर्ट होगा वो आपसे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना पोर्ट देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको उसका 80 को अपने 70 से कनेक्ट करना है, तो जो भी उसके 80 पे हो रहा होगा वो आपके पोर्ट 70 पे भी दिखाई देगा, है ना। तो आपको अपना पोर्ट तो देना पड़ेगा ना कोई। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं पोर्ट जो है 3002 दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो, रैंडम नंबर देना है, पोर्ट देना है जो पहले से यूज में ना हो, ठीक है, क्योंकि एक पोर्ट एक ही के साथ काम कर सकता है, जो पहले से यूज ना हो रहा हो ऐसा कोई पोर्ट नंबर दे दो। उसके बाद आपको यहाँ देना पड़ता है हैकर की आईपी, ठीक है, हैकर की आईपी, इसमें क्या बताऊं मैं, हैकर की आईपी देनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे हैकर लिखा। अब आपको बताना है कि सामने वाला जो टारगेट है उसका कौन सा पोर्ट अपने पे लाना है आपको, ठीक है। तो मैंने जैसे 80 पोर्ट लाना है, मुझे जो उसका 80 है जिसपे उसकी वेबसाइट चल रही है, वो मुझे अपने 3002 पे चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको जाके दिखा देता हूं। पहले अगर मैं दिखाऊं 127.0, दोनों हैकर और टारगेट दोनों मैं ही हूं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूं। मेरा जो पोर्ट 80 है, ठीक है, मेरा जो पोर्ट 80 है उस पे एक वेबसाइट रन हो रही है जिसका नाम कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पे ये कंटेंट है, इट वर्क्स और अपाचे इज अप एंड रनिंग। अब मैं यहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि मेरा 3002 जो है, ठीक है, वो यहाँ पे कुछ नहीं है, उस पर कोई वेबसाइट नहीं। लेकिन जब मैं एसएसएच टनलिंग कर लूंगा तो जो पोर्ट 80 पे अभी आपको दिख रहा था वही यहीं पे आपको दिख जाएगा 3002 पे, क्योंकि मैं हैकर भी हूं। तो मेरे हैकर का जो 3002 पोर्ट नंबर है उस पे टारगेट की जो वेबसाइट है वो दिखने लग जाएगी। टारगेट की वेबसाइट 80 पोर्ट नंबर पे, तो वही मेरी यहाँ पे 3002 पोर्ट नंबर पे दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब आपने ये दे दिया, उसके बाद बस आपको यहाँ पे नॉर्मल जैसे एसएसएच करते हो वैसे करना है। यूजर नेम जैसे हम देते हैं हेल्थ सेंटर, मैंने अपना दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको टारगेट का दे देना, जिससे भी आपको कनेक्ट होना है, उसकी आईपी या उसका डोमेन, जो भी एसएसएच जिससे आप करते हो, बस आपको इतना काम करना और एंटर मारना है। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है, यहाँ अपने पासवर्ड डालोगे तो यहाँ जैसे आप लॉगिन हो जाओगे, अब आप देखना जो इसका पोर्ट नंबर 80 था, जो target.com का 80 पोर्ट नंबर था, जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई अभी रन हो रही थी अपाचे वाली, अब वो मेरे 3002 पोर्ट नंबर पे भी आ चुकी होगी, ठीक है। तो अभी मैं इस पेज को दोबारा रीलोड करूंगा जैसी, तो अब आपको दिखेगा जो 80 पोर्ट नंबर की वेबसाइट थी वो मेरे 3002 पोर्ट नंबर पे चल चुकी है। तो ये होता है एसएसएच टनलिंग, और आई होप सो ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो, कुछ देखने में नया लगा हो, तो पसंद भी आया हो, ठीक है। अब यहीं पे आते हैं एसएसएच टनलिंग को खत्म करते हैं। मैंने आपको समझा दिया और क्लियर हो गया हो आपको, आई होप सो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे टीसीपी टनल के थ्रू, ठीक है, टीसीपी टनल के हम थ्रू करने वाले हैं, और इसी में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मेटास्प्लॉइट। तो जो लोग काफी खुश हो रहे हैं कि मेटास्प्लॉइट से हम कैसे रिमोट हैकिंग कर सकते हैं, रिवर्स कनेक्शन ले सकते हैं, तो वो इसमें दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि एनजीरॉक से सबसे ईजी रहता है वो कॉन्सेप्ट, तो मैं एनजीरॉक से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो एनजीरॉक यार आप डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट आप लिखोगे इनकी एनजीरॉक डाउनलोड, तो आपको सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें सीधा डाउनलोड का बटन होता है, डाउनलोड कर लेना, वहां पे लॉगिन कर लेना, ठीक है। अगर नहीं बना हुआ है तो अपने आप को रजिस्टर कर लेना। वहां पे आपको एक ऑथ टोकन मिलेगा, उस ऑथ टोकन को कॉपी कर लेना, और आपको क्या करना है, जब एनजीरॉक पहली बार रन करोगे तो आपको यहाँ लिखना है ऑथ टोकन, ठीक है, और यहाँ पे आपको वो टोकन जो मिलेगा उसको पेस्ट कर देना, तभी एनजीरॉक वालों को पता चलेगा ना आपका प्लान फ्री है, पेड वाला लिया हुआ है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो जो आपकी वेबसाइट पे वो टोकन होगा, उस टोकन को लाके एनजीरॉक में डाल देना, तो वो आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो पाएगा और पता कर पाएगा आपका क्या प्लान है, उस हिसाब से एनजीरॉक रन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑथ टोकन जो है उसे ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हम आ गए, मान लो अब एनजीरॉक को रन करते हैं, तो एनजीरॉक की हेल्प दिखाता हूं मैं, ngrok-h, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो बहुत इजी है यार, मतलब इसका सिंटेक्स इतना इजी है, जो भी आपको फॉरवर्ड करना है बस आपको वो लिखना है। जैसे मुझे टीसीपी फॉरवर्ड करना है तो मैं टीसीपी लिखूंगा, कौन सा पोर्ट मुझे फॉरवर्ड करना है वो लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे टीसीपी ही फॉरवर्ड करूंगा। जैसे हम रिवर्स टीसीपी का कनेक्शन लेते हैं ना मेटास्प्लॉइट से, तो वही हम करेंगे, रिवर्स टीसीपी का कनेक्शन लेना है तो मुझे टीसीपी का ही पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं ngrok में और टीसीपी, और यहाँ पे मैं पोर्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ अपना, मान लो फॉर एग्जांपल 3333। तो आप जैसे ही इसे एंटर मारोगे आपको क्या होगा, एक लिंक मिल जाएगा ngrok का, जैसे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब इस लिंक पे जो भी कुछ होगा वो सब रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे इस पोर्ट पे, लोकल होस्ट यानी कि मेरे कंप्यूटर पे, और 3333 पे वो सब फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो भी इस लिंक पे होगा वो सब अब इस पे आ जाएगा, ठीक है, लोकल होस्ट 3333 पे।
तो अब हम यही करने वाले हैं। यहाँ से हम मेटास्प्लॉइट का करके दिखाता हूँ कैसे करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले कर देना है MSF वेनम, ठीक है, MSF वेनम। उसके बाद यहाँ पे हम पेलोड बना रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे -p लिनक्स का बना लेते हैं। मैं अपने पे करके दिखाता हूँ आपको, लिनक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिनक्स का *64 है मेरा। उसके बाद मैटर प्रेटर, ठीक है, रिवर्स TCP, ठीक है, रिवर्स TCP मैंने यहाँ पे करा। उसके बाद यहाँ पे आपको देना पड़ता है lhost दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये है कि lhost में आपको यहाँ पे क्या देना पड़ता है, ये जो यहाँ पे आपको मिला है ना ये लिंक आपको देना पड़ता है lhost में, ठीक है। तो lhost इक्वल्स टू दिस, और lport में क्या दोगे, lport में दोगे ये वाला जो पोर्ट है, ठीक है, ये वाला आपको देना पड़ता है lport में, ठीक है। तो ये होगा, क्योंकि जो कनेक्शन बनेगा वो हमारे इस वाले पे नहीं बनाना, क्योंकि बाहर है वो तो इंटरनेट पे है ना। अब इंटरनेट पे आप उसे बोल दोगे कि भाई लोकल होस्ट से कनेक्ट हो जाओ, उसे क्या पता लोकल होस्ट क्या है, उसे आपको बताना पड़ेगा इस पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और जैसे वो इस पे कनेक्ट होगा तो ngrok जो कनेक्शन आएगा वो हमारे लोकल होस्ट पे भेज देगा। तो ऐसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसे बोल रहे हैं, उसके यहाँ डैश फॉर्मेट, और लिनक्स का फॉर्मेट होता है elf, जैसे विंडोज का exe होता है, इसका elf होता है। उसके बाद आउटपुट फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दूंगा shell.elf, ठीक है। ये यहाँ पे बन जाएगी। तब तक हम अपने क्या काम करते हैं, इतनी देर MSF कंसोल को खोल लेते हैं, MSF console -q, ठीक है। यहाँ पे हम MSF कंसोल को खोल लेते हैं। तो हमारी यहाँ पे जो बन चुकी है shell.elf फाइल जो है वो तैयार हो गई है, ठीक है। अब बस हमारे को यहाँ पे इसकी परमिशन दे देते हैं, chmod +x shell.elf, ये आपको दे देनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सीधा रन करेंगे। तब तक हम यहाँ पे चीजें सेट कर देते हैं। यहाँ पे यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ठीक है, ये हमने करा। पेलोड सेट कर देते हैं, सेट पेलोड हमने जो यूज करा था, यहाँ पे पेलोड हमारा था, इसी को कॉपी करके पेस्ट करूंगा, ठीक है। ज्यादा लिखने का मैं शौकीन नहीं हूँ कोई। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और पेलोड लिखना भूल गया, सॉरी, मैं पेलोड सेट पेलोड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा काम क्या रह जाता है, सेट lhost, यहाँ पे lhost में हम दे देते हैं 0.0.0.0, यानी कि जिस भी इंटरफेस पे आएगा, 0.0 पहले बता चुका, जिस भी इंटरफेस पे, काफी सारे इंटरफेस हो सकते हैं, ट्राइग में जैसे अलग IP होती है, ठीक है, आप Eth0 की अलग होती है, WLAN0 की अलग, तो जिस पे भी रिवर्स कनेक्शन आ रहा है उससे कनेक्ट हो जाना, कोई स्पेसिफाई IP नहीं दे रहे। उसके बाद सेट, ठीक है, lport में आपको कौन सा देना है, यहाँ पे आपको देना है 3333। तो जो ngrok होगा वो हम पे कनेक्शन किस पे भेजेगा, लोकल होस्ट और 3333 पे, है ना। तो यहाँ पे हम मेटास्प्लॉइट से भी 3333 पे लिसन करते हुए बैठे होने चाहिए, ताकि जो कनेक्शन भेजे हम पे ngrok वापस अपने सर्वर से, ठीक है, वो हमसे कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम भी यहाँ पे सेट lport कर देते हैं और इसको यहाँ पे रन करके छोड़ देते हैं, ताकि जो कनेक्शन अगर आता है इससे तो ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपनी बस ये वाली जो फाइल है इसको रन करते हैं, तो हमारे पे जो रिवर्स कनेक्शन है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा जैसे ही मैंने करा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेंडिंग स्टेजेस, तो स्टेजेस सेंड करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट था ये काम कर चुका है, ठीक है। हमारे को रिवर्स कनेक्शन जो आ गया है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और मैटर पैटर का सेशन आ जाएगा। मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो इसमें ऐसा मत सोचना कि ngrok की वजह से स्लो रहा है, ठीक है। मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है क्योंकि मैं मोबाइल हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ अभी, मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा। हेल्प करोगे तो आपको यहाँ सारे कमांड आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम कर गया। अब यहाँ पे इसको एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था TCP टनलिंग का, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट बचता है मोस्ट पॉपुलर वाला, जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए आपको चले जाना अपने राउटर के अंदर, ठीक है। राउटर पे सेटिंग्स वगैरह में जाओगे तो आपको वहाँ पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा बहुत चेक करके देखना, अलग अलग नाम से होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ एक टेबल सा मिल जाएगा, तो वो जो टेबल है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये जो टेबल आपको जैसा दिख रहा है ना, वो इस टाइप का टेबल आपको दिखेगा कुछ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है, ठीक है। और इजी है, बहुत इजी है यार, आपको समझ आ जाएगा। हर किसी में टेबल होता है, ये जैसा टेबल है ना, इसका नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन एंड गेमिंग के अंदर ये दिया हुआ है, लेकिन ये आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग नाम से कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं आपको बता देता हूँ इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ताकि आप पे जो कनेक्शन आए आपके राउटर पे, वो उसे अलाउ करके आपके पास अंदर भेज दे, आपके नेटवर्क के अंदर, आपके लैपटॉप के पास भेज दे राउटर, है ना। उसे रिजेक्ट ना करे, उसे मना ना करे, ठीक है। तो ये सेटिंग में बताता हूँ। मैं क्यों नहीं अपने राउटर पर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा राउटर जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग सपोर्ट नहीं करता, और ये मुझे उस टाइम नहीं पता था, वरना मैं लेता ही नहीं ये वाला राउटर, ठीक है। तो इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे इसलिए इमेज देख के आपको बताना पड़ रहा है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है यार, अपने राउटर पे जाओगे सेम मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो, तो जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है एक्सटर्नल पोर्ट। एक्सटर्नल पोर्ट कौन सा? जो राउटर में आप खोलोगे, यानी कि जो आपने टारगेट को बोला होगा ना कि भाई इस पे कनेक्शन बना। हमने अभी ngrok में कौन सा लिंक दिया टारगेट को? जो पेलोड में हमने सेट करा वो ngrok वाला पोर्ट था, अपना 33 वाला नहीं दिया था, जो ngrok वाला था, है ना। तो टारगेट को बोला था कि ngrok के सर्वर से कनेक्ट हो, ठीक है। ngrok का हमने लिंक दिया और वो वाला ngrok का पोर्ट दिया, उसके बाद ngrok ने हमारे से कनेक्ट करा। तो वैसे ही हम जो टारगेट को यहाँ पे पोर्ट देंगे वो एक्सटर्नल पोर्ट देते हैं ताकि वो हमारे राउटर से कनेक्ट हो, है ना, ठीक है। तो वो राउटर पे कनेक्शन आएगा, ये होता है एक्सटर्नल पोर्ट, ठीक है। एक्सटर्नल पोर्ट में कौन सा सेट करना है? जो आपने पेलोड के अंदर दिया होगा वो वाला, आप जो MSF Venom के पेलोड में आपने सेट करा होगा L पोर्ट, वो वाला एक्सटर्नल पोर्ट में देना है, क्योंकि वो उससे कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनल पोर्ट क्या हुआ? भाई राउटर पे तो कनेक्शन आ गया, अब राउटर को भी तो अंदर भेजना है ना। किस पे? मोबाइल पे भेजना है, लैपटॉप पे भेजना है, ठीक है, या आपके प्रिंटर पे भेजना है, कहाँ पे वो कनेक्शन भेजना है। तो वो कनेक्शन आपको कैसे बताना पड़ता है? आईपी देनी पड़ती है और पोर्ट बताना पड़ता है। भाई आप किस पोर्ट पे सुन रहे हो, है ना। आपने तो मेटास्प्लॉइट को तो आपने लिसनिंग पे लगा रखा है 333 पे, है ना, और आपने टारगेट को दूसरा पोर्ट दिया। तो टारगेट को आपने राउटर का दिया, अब राउटर को आप दोगे वो 33 वाला, कि जो तेरे पे कनेक्शन आया उसको मेरी आईपी और मेरा जो पोर्ट नंबर है 33 जिसपे मेटास्प्लॉइट लिसन कर रहा है, ठीक है, उस पे भेज दे। ये होता है इंटरनल पोर्ट, यानी कि आपके लैपटॉप में कौन सा पोर्ट खुला है जिस पे आप लिसन कर रहे हो। तो वो मेटास्प्लॉइट में कौन सा पोर्ट खुला था? 3333 वाला, जो इस पे मेटास्प्लॉइट लिसन कर रहा था। अब राउटर उसे मेटास्प्लॉइट पे भेज देगा, है ना। तो राउटर उसमें मेटास्प्लॉइट पे भेजेगा, मेटास्प्लॉइट उससे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या हुआ? टीसीपी है या यूडीपी है? तो यहाँ पे हमने कौन सा सेट करा था? हमने टीसीपी करा था, रिवर्स टीसीपी। हमारे पेलोड का नाम क्या था? रिवर्स टीसीपी। तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल क्या सेट करना पड़ेगा? यहाँ पे टीसीपी सेट करना पड़ेगा, या बोथ भी सेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आप बोथ सेट कर लो, वो भी कोई दिक्कत, फिर तो कोई कॉन्फ़िगर करने की दिक्कत नहीं है। यूडीपी होगा तो यूडीपी कर लेगा, वो टीसीपी होगा तो टीसीपी कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप टीसीपी सेट कर दो या बोथ सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आता है आईपी एड्रेस, यानी कि जब राउटर पे कनेक्शन आ गया तो आप बताओगे भी ना अंदर कौन सी आईपी पे देना है। वो आपके लैपटॉप की आईपी होगी, आईपी तो हर डिवाइस की होगी, फोन कनेक्टेड होंगे तो फोन की अपनी आईपी होगी, आपके लैपटॉप की अपनी आईपी। तो राउटर को आप बताओगे ना कि भाई मैं इस आईपी पे हूं, मेरी इस वाली आईपी पे जो तेरे पे कनेक्शन आ रहा है वो मेरी इस आईपी पे, मेरे इस लैपटॉप पे भेज दो। तो यहाँ पे आपको अपनी आईपी, जो इंटरनेट नेटवर्क की आपकी अपनी आईपी है, वो आपको यहाँ देनी पड़ती है, H0 वाली, ब्लैन 0 वाली, जो भी आपकी आईपी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। और लास्ट में बस आपको अनेबल पे टिक कर देना ताकि ये अनेबल हो जाए, ओपन हो जाए। ऐसा ना हो ना, मतलब आप बना के छोड़ दिया और आपने अनेबल सेव नहीं करा, एक तरह से सेव कह सकते हो, या अप्लाई नहीं करा आपने, ठीक है। तो आपको यहाँ सेव सेटिंग्स और अप्लाई करना पड़ेगा, अनेबल करना पड़ेगा, तभी वो अनेबल होगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको पूरा पोर्ट फॉरवर्डिंग और टनलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गई हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।